हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानोड़िया और आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कितनी बच्चों? 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो 3 एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हमें गॉस लॉ आनी चाहिए। कभी आपको गॉस लॉ नहीं आती है और कभी आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पे जाए और वहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर आप पुराने लेक्चर्स जो भी हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन। हम फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। धीरे धीरे समझाते हैं क्या करना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी किसके कारण? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो बच्चों हम क्या मान रहे हैं कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो मान लीजिए अभी फिलहाल इनफाइनाइट लेंथ था, तो हमने मान लिया कि L लेंथ है। कितनी लेंथ है इस लाइन चार्ज की? L है। और इस पर कितने चार्ज है? प्लस Q चार्ज है। कितने चार्ज है प्यारे बच्चों? इस पर कितने चार्ज हैं विराजमान हैं? इस पर कितने चार्ज विराजमान हैं? प्लस Q चार्ज है। इस पूरी लेंथ पर L चार्ज है। तो आपसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने चार्ज होंगे, तो बच्चों मैं यहाँ पर एक नई टर्म बताना चाहूँगा। उस नई टर्म का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि होगा लेमडा। हम किससे डिनोट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को? लेमडा से, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा जो होगा वो क्या होगा बच्चों? Q/L। लेमडा क्या होगा बच्चों? Q/L। लेमडा नाम सुना होगा, थोड़ा अजीब लगता है लेमडा, पर हाँ नाम है लेमडा इक्वल्स टू Q/L। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में एक शब्द और कहूँगा। एक शब्द क्या है, एक लाइन बोल देता हूँ बच्चों। L लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ है। अब L लेंथ पर कितने चार्ज हैं? प्लस Q चार्ज है। तो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कहाँ पर? पूरी लेंथ पे। पर हमें सिर्फ इतनी सी लेंथ पर निकालने हैं, स्मॉल लेंथ पे निकालने, तो वहाँ पर भी तो कोई ना कोई चार्ज होगा। तो बताओ कितना चार्ज होगा? तो चार्ज होगा चार्ज उस लेंथ पर, इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ है ना बच्चों, समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए चार्ज है प्लस Q, इस पूरी लेंथ पे है, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किस शेप की क्रिएट होगी? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी शेप होता है क्या? तो मैं कहूँगा हाँ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लो मैं गुंडा हूँ। मैं गुंडा किस शेप का हूँ? ट्यूबलाइट शेप का। मान लो मैं गुंडा हूँ, किस शेप का? ट्यूबलाइट शेप का। तो बताओ मैं अपना उजाला किस शेप का डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? कभी मैं ट्यूबलाइट हुआ तो मैं अपना उजाला किस शेप का डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? तो आप कहेंगे सर ट्यूबलाइट हो आप। हाँ माना ट्यूबलाइट हो। अब ट्यूबलाइट हो तो आपका जो उजाला जाएगा क्या सामने जाएगा, इधर जाएगा? जवाब है हाँ, चारों तरफ जाएगा, इधर सब दूर जाएगा। तो बताओ ये किस शेप का उजाला फेंकेगा? तो जवाब है सिलेंड्रिकल शेप का। हाँ है ना, किस शेप का बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप का। तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी शेप जो होगी वो क्या होगी? उसका जो शेप होगा, डायग्राम सुंदर बना है, तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा बच्चों? सिलेंड्रिकल होगा। इस सिलेंड्रिकल शेप को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस बच्चों? गॉसियन सरफेस। जो कि किस शेप की है? किस शेप की है बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप की है। किस शेप की है प्यारे बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप की है। अब यार बोलेंगे क्या गॉसियन सरफेस क्या होती? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है। तो पता होगा, होना भी चाहिए पता बच्चों। मतलब R जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो E घटेगा, R के साथ चेंज करोगे तो E के साथ भी चेंज होगा। पर हमने R को, मान लीजिए हमने R को क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो मुझे बताओ E भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। हाँ है ना, R को कांस्टेंट किया तो E भी कांस्टेंट। तो आपसे मैं पूछूं कि मैं कभी ट्यूबलाइट हूँ तो ये R है, डिस्टेंस है, तो इस R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हाँ है ना। इसका मतलब गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो?
कांस्टेंट हो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। मतलब इस पूरी जगह पर ये सिलेंडर दिख नहीं रहा होगा पर सिलेंडर है, तो सिलेंडर की आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली, कांस्टेंट होने वाली। हाँ है ना बच्चों, एक मिनट में इसे रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आर कभी कांस्टेंट है तो ई भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे कोई पूछे सिलेंडर की कितनी सरफेस होती है, तो आप कहेंगे सिलेंडर ये सिलेंडर है, दिख ही रहा है ये सिलेंडर है। सिलेंडर की 3 सरफेस होती है। कहाँ, एक तो होती है कर्व सरफेस, हाँ या ना, कर्व सरफेस, और एक क्या होती है टॉप सरफेस, और एक क्या होती है बॉटम सरफेस। तो हम यहाँ पर 3 सरफेस कंसीडर करते हैं। कितनी सरफेस, 3 सरफेस। तो पहली सरफेस तो हमने कर्व सरफेस पे कंसीडर कर ली, ये पहली सरफेस हो गई, ये पहली सरफेस हो गई जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। हाँ है ना, अरे यार बाहर की तरफ क्यों, तो बच्चों ये कर्व सरफेस एरिया, हाँ है ना। तो आपको याद होगा मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताई थी सरफेस के नॉर्मल। तो ये सरफेस है तो इस सरफेस के नॉर्मल क्या होगा इधर, और इस सरफेस के नॉर्मल इधर। मतलब मैंने इधर की सरफेस ली है, इधर की सरफेस ली तो नॉर्मल इस तरफ होगा, हाँ है ना, हाँ है ना। तो ये ds1 इस तरफ हो गया, कोई दिक्कत। हमने जो सरफेस ली है P पॉइंट पर ली है, और P पॉइंट जो है इससे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। और बेटा आपको मैंने एक बात और कही थी, प्लस Q से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी आउटसाइड होगी, हाँ है ना। ये ds1 क्या है, तो ds1 जो है वो है कर्व्ड सरफेस। कौन सी सरफेस है बच्चों, कर्व्ड सरफेस है। अब आपसे कोई पूछे इसकी एक और सरफेस कौन सी होगी, तो एक सरफेस जो होगी वो होगी टॉप सरफेस, होगी कि नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर सरफेस कंसीडर कर ली टॉप सरफेस, ये होगी ds2। ये ds2 क्या है बच्चों, ds2 क्या है, टॉप सरफेस। अब आप कहेंगे अरे ये टॉप सरफेस तो है माना, पर इसकी डायरेक्शन ऊपर क्यों, तो बच्चों बताया था मैंने सरफेस इसे कंसीडर कर रहे हैं, तो सरफेस के नॉर्मल होती है डायरेक्शन, तो नॉर्मल होगी डायरेक्शन टॉप सरफेस। एक और सरफेस कौन सी होगी, तो आप कहेंगे कि सर ds3 जो होगी वो ये होगी, और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, बॉटम सरफेस। बहुत से बच्चों को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, तो बता दूं, देखो कभी ये सिलेंडर है तो इसकी सरफेस नीचे होगी, और इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, नॉर्मल नीचे की तरफ। अब आप कहेंगे सर सरफेस तो हो गया ds1 ds2 ds3, पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से निकलती है, तो प्लस क्यू से बाहर, हाँ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ, आउटसाइड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होने वाली है कहाँ की तरफ होने वाली है, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होने वाली है बच्चों, बाहर। ये उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस एरिया। बच्चों बताओ, फ्लक्स जो होगा चार्ज के कारण फ्लक्स पैदा होगा। फ्लक्स का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया। पर आप बता सकते हो यहाँ पर फ्लक्स कितनी जगह से पास होगा, तो जवाब है 3 जगह से। एक तो कर्व सरफेस से, हाँ या ना, एक टॉप सरफेस से, हाँ या ना, और एक बॉटम सरफेस से, हाँ या ना। तो फ्लक्स जो होगा 3 जगह से पास होगा। एक तो कहाँ से, कर्व सरफेस एरिया से। एक फ्लक्स कहाँ से पास होगा, टॉप सरफेस से। और एक और फ्लक्स कहाँ से पास होगा, बॉटम सरफेस से। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। रोक दो, स्टॉप कर दो, वीडियो समझ नहीं आ रही है तो दूसरे चैनल पे चल जाओ, और समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू, बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, और याद करें बीच में गोला लगाते थे, गोला। ये गोला क्यों लगता था, गोला होता था कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर। ds1 क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को मैंने ds1 लिया था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अब फ्लक्स इक्वल्स टू, बच्चों बताओ यहाँ पर क्या फॉर्म लगेगा,
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ये समझ में नहीं आए, आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि होता है ए बी कॉस थीटा। मैं कहाँ लिखूँ, जगह कम पड़ जाती है, इसलिए मैं जगह का बहुत ही सावधानी से उपयोग करता हूँ। चलो लिख देता हूँ यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना बच्चों, ए बी कॉस थीटा। ये तो पता होगा। तो बच्चों बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये ds1 लिख देता हूँ 1 के लिए, और इसका कितना होगा e ds2 cos थीटा, और प्लस तीसरे के लिए क्या होगा e ds3 cos थीटा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैं गोला लगाना, मतलब गोला लगाना कंपलसरी है क्या? तो मैं कहता हूँ कंपलसरी बेटा कुछ नहीं होता, हर चीज़ एक नोटेशन होती है, और नोटेशन का यूज़ तो करना पड़ता है। अब ई को ई ना बोलते हो बी बोलो, तो यार नोटेशन है, आप नोटेशन को चेंज क्यों कर सकते हो? कर सकते हो क्या? आपको नोटेशन तो लगाने होंगे, आदत की बात है, आदत डल जाएगी, ठीक है। तो ई ds1 cos थीटा, ई ds2 cos थीटा, और ई ds3 cos थीटा। अब मैं आपसे पूछूं, कि E और ds1 के बीच कितना एंगल है। तो मान लो मैं इस एंगल को θ1, θ2 और θ3 कह रहा हूं, तो आप कहें बताएं ब्लू पेन कहाँ है? तो बेटा बताओ ई ds1, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बता सकते हो θ1 कितना होगा, 0, सेम लाइन में है इसलिए 0। और आपसे कोई पूछे कि E और ds2 के बीच कितना एंगल है, तो आप कहेंगे 90, मतलब θ2 जो है वो कितना है 90। तो θ2 जो है वो कितना है 90। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और बच्चों बताओ E और ds3 में इस बार एंगल कितना है, तो आप कहेंगे θ3 जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो लिख देता हूँ, θ3 जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो θ3 जो है 90 डिग्री, वैल्यू पुट कर देते हैं, शर्माने का नहीं। तो वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगा, E ds1 cos 0 इंटीग्रेशन ऑफ E ds2 cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds3 cos 90। बच्चों cos 90 याद होगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी लेके डूबेंगे। आपको ये बात याद होगी, हम तो डूबेंगे, खुद दूसरों को भी लेके डूबेंगे। तो बच्चों यहाँ पर यही हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, cos 90 0 होता है, तो ये 0 होगा, तो ये सबको लेके डूब जाएगा। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, तहस नहस, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, तहस नहस। सर क्यों? क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी लेकर डूबेंगे। तो हम तो डूब गए, सबको लेकर डूब गए। तो सिर्फ बताओ फ्लक्स कहाँ से पास होगा? फ्लक्स पास होगा किस जगह से? इस जगह से, मतलब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से। इससे पता चलता है कि फ्लक्स ऊपर से पास होने वाला है ही नहीं, फ्लक्स नीचे से पास होने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। और बच्चों लिख देता हूँ मैं, cos 0 कितना होता है 1। तो सिर्फ इतना बचा। अब बच्चों फ्लक्स इक्वल्स टू E तो बाहर, अरे E क्यों बाहर? मैंने आपसे कहा था R कभी कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होती है। तो E कांस्टेंट हुआ, तो अंदर बच्चों क्या बचा, ds1। हाँ है ना। अब बच्चों आपसे कोई पूछे ds1 है क्या, तो ds1 है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया पर छोटा सा एरिया। इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ा सा एरिया। इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ा सा एरिया। तो ds1 का इंटीग्रेशन करो तो मिलेगा 2 पाई RH। ओहो याद आया? नहीं आया तो बता दूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। H हमने लिया नहीं, क्या लिया हुआ है, L, तो हो गया 2 पाई RL। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RL। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ये क्या हो गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दी, फर्स्ट दे दी, कोई दिक्कत। अब हम लगाते हैं यहाँ पर बाय गाउस लॉ। तो बाय कौन सा लॉ बेटा, गाउस लॉ। और गाउस लॉ, गाउस लॉ तो याद होगा क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
passing through a closed surface area is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it। याद आया प्यारे बच्चों? ये याद नहीं आया है तो फिर हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों इक्वेट हुए तो बोलो क्या आएगा? दोनों इक्वेट हुए तो आएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू कितना? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का फॉर्मूला आ रहा है जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोलो कितना आएगा बच्चों? E इक्वल्स टू Q अपॉन ये टर्म नीचे चली गई तो कितना हो जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। और बच्चों बताओ, Q बाय एल को मैंने क्या मान रखा है? लेमड़ा बना देते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? और करके लिख सकते हैं E इक्वल्स टू लेमड़ा क्या है? ये Q बाय एल क्या है? लेमड़ा, Q बाय एल लेमड़ा है। तो Q बाय एल को हमने क्या लिख दिया? लेमड़ा। और बचा नीचे क्या? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। क्या हो गया बच्चों? डेरिवेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों आपसे कोई पूछे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप कहेंगे किस पर? लीनियर चार्ज डेंसिटी पे। और साथ के साथ 2 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसका मतलब कभी हम ग्राफ बनाए, कहाँ बनाए? यहीं बना देते हैं, जगह कहाँ से लाए? नहीं, तो यहाँ पर हम ग्राफ बना देते हैं किसका? E का और R का। तो बताओ E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसका मतलब क्या हुआ? E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब R बढ़ते जाएगा तो E घटते जाएगा, हाँ है ना? E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। गॉस लॉ की एप्लीकेशन आपको फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी, ये ग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपने दिल से सीखा होगा और सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं, कुछ सीखने के उद्देश्य से सीखा होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी और भी एप्लीकेशन आना बाकी है, तो ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। आप कहेंगे ये क्या भला है? तो देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी किसके कारण? इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। शीट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, शीट का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसकी लेंथ हो और क्या हो? ब्रेड्थ हो, या फिर कहें एरिया हो। ठीक है, अभी हमने पिछली बार लाइन चार्ज पढ़ा था, तो लाइन चार्ज ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी सिर्फ लंबाई हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ ना हो। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की भी बात कर रहे हैं, ब्रेड्थ की भी बात कर रहे हैं, या फिर कहें एरिया हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक थिन शीट बना रहा हूँ, तो ये रही एक थिन शीट। इमेजिन करें कि एक थिन शीट है, डायग्राम सुंदर दिख रहा होगा। तो मान लीजिए एक थिन शीट है जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, या फिर कहें एरिया है। और इस थिन शीट पर हमने कितने चार्ज दे दिए हैं? +Q चार्ज। अब जैसे ही आप +Q चार्ज दोगे तो थिन शीट पर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? अभी तो मैं बाउंड्री पे बना रहा हूँ, पर सच कहूँ ये थिन शीट पे हर जगह पर, मान लीजिए थिन शीट है, ये थिन शीट है, तो चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? +Q पूरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लीजिए हमने इसका एरिया कितना ले रखा है? हमने इसका एरिया कितना कंसीडर किया हुआ है बच्चों? एक एरिया कंसीडर किया हुआ है। तो पर यूनिट एरिया पर कितने चार्ज होंगे? तो हम उसे कहते हैं सरफेस, क्या कहते हैं बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। आप कहेंगे सर पिछली बार तो आपने चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा था। हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ इसलिए लिखा था क्योंकि पिछली बार सिर्फ लंबाई थी,
बट इस बार बोलो क्या है, शीट का एरिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम चार्ज को लिखेंगे Q और एरिया को A। तो सिग्मा क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये एरिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। पिछली बार हमने लेमड़ा सिंबल यूज़ किया था, लेमड़ा से लेमड़ा याद होगा। इस बार हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे बच्चों, चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हर जगह होंगे, इस जगह, इस जगह, इस जगह, पीछे पीछे, हर जगह होंगे। अब बच्चों बताओ, अब इस मान लो मैं एक शीट हूँ, तो मान लीजिए मैं शीट हूँ। अब पिछली बार याद करें हमने क्या इमेजिन किया था, हमने इमेजिन किया था ट्यूबलाइट। इमेजिन करें ट्यूबलाइट किया था, तो ट्यूबलाइट का जो शेप था, जो उजाला जो फेंक रहा था, उसका शेप क्या था, सिलेंड्रिकल, हाँ है ना। इस बार बताओ, कभी एक शीट की बात करें तो शीट उजाला या फिर कहें उसकी लाइट कहाँ कहाँ फेंकेगी, तो आप कहेंगे शीट है तो वो उजाला एक तो लेफ्ट साइड में भी फेंकेगी और राइट साइड में भी फेंकेगी, हाँ है ना, दोनों तरफ फेंकेगी। आप कहेंगे सर इधर क्यों नहीं फेंकेगी, अरे भाई शीट 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 की सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, इसलिए वो अपना उजाला इधर या फिर इधर या ऊपर या नीचे नहीं फेंकेगी, सिर्फ कहाँ फेंकेगी, लेफ्ट और राइट। इसका मतलब ये अपना जो उजाला है कहाँ फेंकेगी, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, तो ये अपने उजाले को इस तरफ भी फेंकेगी, हाँ है ना। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, क्या किया है बच्चों, DS1, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अरे बाहर की तरफ क्यों, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक एरिया कंसीडर करने के लिए कॉपी लेके आता हूँ। रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत, रुकिएगा। तो मैं वापस आ गया हूँ। देखिए बहुत अच्छा समझाने के लिए कुछ तो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो देखिए ये रहा आपका शीट, जिसकी लेंथ होगी और क्या होगी, ब्रेड्थ होगी, मतलब इसका एरिया होगा, हाँ है ना। अब देखिए ये तो कॉपी है, इस कॉपी की विड्थ है, पर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, शीट की, और शीट की विड्थ नहीं होती, याद रखिएगा। तो कभी मैं यहाँ पर इस पर +Q चार्ज दूँ तो +Q चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सब जगह पर, इधर सब जगह, पीछे भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नहीं होंगे। अब बताओ, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ भागेगी, इधर की तरफ, और यहाँ पर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ भागेगी, बाहर की तरफ, क्योंकि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ जाती है, बाहर जाती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ भी आएगी। तो इमेजिन कीजिए कि हमने यहाँ पर एक सेकेंड सरफेस एरिया कंसीडर किया है, एक तो कहाँ की तरफ बेटा, लेफ्ट साइड, और एक कहाँ की तरफ हमने कंसीडर किया है, राइट साइड। बच्चों टॉपिक क्या है, शुरू में थोड़ा अलग लगता है पर इजी टॉपिक लगता है ये। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, इस तरफ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ या पल्ले पड़ चुकी होगी। तो यहाँ पर सरफेस कितनी कंसीडर की है, 2, और याद कीजिए सिलेंडर के केस में कितनी सरफेस थी, 3 केसी, एक तो कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम। इसकी कितनी सरफेस होगी, शीट की कितनी सरफेस होगी, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पिछली बार लिखा था फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। तो बच्चों फ्लक्स जो होगा वो 2 जगह से पास होगा, एक तो कहाँ से, लेफ्ट साइड से, और एक कहाँ से पास होगा प्यारे बच्चों, राइट साइड से, हाँ है ना। फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स कहाँ से पास होगा, एक तो राइट साइड से, और एक कहाँ से, लेफ्ट साइड से। अब बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर भी ये तो बहुत ही फेमस है, E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, हाँ है ना। ये DS1 क्या है, DS2 क्या है, तो रेड पेन से लिख देते हैं। DS1 क्या है, DS1 जो है लेफ्ट साइड वाला एरिया है, और DS2 कौन सा है, राइट साइड वाला एरिया है, हाँ है ना। अब बच्चों नहीं मेरे से गलती हो गई, ठीक है चलता है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और यहाँ 1 लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाँ है ना। चल
अब बच्चों, अब मैं आपसे कभी मैं आपसे कहूँ E और DS के बीच कितना एंगल है, तो आप कहेंगे 0। E और DS2 के बीच कितना एंगल है, तो आप कहेंगे 0। तो दोनों में ही एंगल कितने हैं, 0। तो आ जाएगा EDS1 cos 0 प्लस EDS2 cos 0। और cos 0 कितना होता है बच्चों, cos 0 होता है 1, ये तो आपको पता है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EDS1 प्लस EDS2। अब आप कहेंगे DS1 और DS2 क्या अलग एरिया है, तो आप कहेंगे DS1 भी तो उसी सर्कल का एरिया है और DS2 भी तो क्या है, वही एरिया है। मतलब DS1 और DS2 माना कि दो एरिया हैं, पर दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इसलिए हम DS1 और DS2 को क्या मान लेते हैं, DS मान लेते हैं, हाँ है ना। तो बच्चों, फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS प्लस EDS। कोई दिक्कत? अब आपसे कोई पूछे EDS प्लस EDS इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ EDS। E क्या है प्यारे बच्चों, E क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। पिछली बार भी यही किया था, मत पूछो। E बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, DS। और DS क्या है, DS जो है छोटा सा एरिया है। कभी आप DS का इंटीग्रेशन करो तो क्या मिल जाएगा, एक बड़ा सा एरिया। और उस बड़े से एरिया को मैं किससे डिनोट कर दूं, कैपिटल A से। किससे डिनोट कर दूं बच्चों, कैपिटल A से। और इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, हाँ है ना। आपसे कोई पूछे A क्या है, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, जैसे पिछली बार याद करें एरिया क्या था, 2πRL, क्योंकि कर्व था। इस बार जो एरिया होगा वो शीट का एरिया होगा, हमने इसे A मान लिया। एरिया किससे मिलके बनता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो यहाँ पर ये 2EA हो गया। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बाय गाउस लॉ, बाय गाउस लॉ। और गाउस लॉ क्या होता है प्यारे बच्चों, बता सकते हो? गाउस लॉ होता है फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। हाँ है ना बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हम इन दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करके बताओ E का आंसर डायरेक्ट निकाल दें। नहीं, डायरेक्ट नहीं सर, डायरेक्ट नहीं। तो 2EA इक्वल्स टू कितना, Q/ε0। 2EA इक्वल्स टू Q/ε0। तो यहाँ से E का आंसर आ सकता है, बोलो क्या आएगा, Q अपॉन और ये कौन, 2ε0A। क्या किया है, देखो E को यहीं लिखा और 2A को मैं नीचे ले गया हूँ। और आपसे कोई पूछे रेड पेन यूज़ करते हैं, Q/A क्या होता है, अरे Q/A क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर आंसर आ गया E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में 2ε0, सिग्मा अपॉन में 2ε0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2ε0। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आप एक बात देख सकते हैं, इसके डेरिवेशन में आर नहीं आया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पूरी तरीके से कांस्टेंट है हर जगह। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। टॉपिक भी बहुत सिंपल लगा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम तीसरी एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं, पर याद रखिएगा तीसरी एप्लीकेशन के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये याद नहीं हुआ तो हम थर्ड एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद कर ले, दोहराएं, 100 बार दोहराएं, रात को सोते टाइम दोहराएं। क्या, सिग्मा अपॉन 2ε0। और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। शीट मतलब जिसका एरिया हो, इसलिए हमने चार्ज पर यूनिट एरिया लिया था। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज हम सेकंड एप्लीकेशन को भी क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ आज ही चलेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन के लिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं शुरू करवाने वाला हूँ, ले लीजिए।
चलिए अब हम गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन। तो देखिए थर्ड एप्लीकेशन में क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज का मतलब यहाँ पर इस बार कितनी शीट है, दो शीट है और दोनों की दोनों शीट कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं दो पैरेलल शीट बना देता हूँ। ये रही पहली शीट, ये रही पहली शीट। मैं इसे नाम देता हूँ शीट 1, शीट 1। और मैं मान लेता हूँ कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा 1। कितनी है बच्चों, प्लस सिग्मा 1। लास्ट आपने लास्ट वीडियो में लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सिग्मा क्या होता है ये बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। और मैं एक काम करता हूँ, दूसरी शीट को अलग कलर से बना देता हूँ जिससे समझ में ज़्यादा आएगा। तो मैं इसे रेड पेन से बनाता हूँ। तो ये रही दूसरी शीट, ये रही दूसरी शीट, ये रही दूसरी शीट, ये रही दूसरी शीट जिसे मैंने किससे बनाया है, किससे बनाया है बेटा, रेड पेन से। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को कितना मान लिया है, प्लस सिग्मा 2। तो ये है आपकी शीट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो अभी नहीं पहले से देख रहे होंगे तो आपको सिंगल शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला याद होगा। मैंने अभी कहा था कि इस शीट के फॉर्मूले को याद कर ले, तो आपने याद भी किया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इस पर प्लस सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस पर भी चार्ज होंगे, चार्ज होंगे, हाँ है ना। इस पे चार्ज होंगे, इस पर भी चार्ज होंगे, होंगे तो सही, चार्ज होंगे। और इस पर भी चार्ज होंगे, तो इस पर भी चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को पॉजिटिव मान रखा है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों, अब आपको एक इमेजिनेशन से गुजरना होगा। इमेजिनेशन, तो यहाँ पर इमेजिनेशन के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दो शीट नज़र आ रही होगी। ये शीट, इस पर कितने चार्ज हैं, प्लस क्यू चार्ज है। इस पर कितने चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, हाँ है ना। तो आपसे कोई पूछे प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे एक तो लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में, हाँ है ना, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। तो यहाँ पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ़्ट साइड में होगी। मैं फर्स्ट वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 नाम देता हूँ, लेफ़्ट साइड में होगी। और एक कहाँ होगी, कहाँ होगी, राइट साइड में। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, देखिए E1। राइट साइड से दो बार क्यों बना रहे हो, अरे राइट साइड तो है ना, राइट साइड तो कहीं भी हो सकती है, राइट साइड E1 उधर, E1 इस तरफ। हाँ, माना कि इसके रास्ते में E2 आ गया तो क्या करें, पर है तो सही ना। अब आपसे कोई पूछे शीट 2 कैसी है, तो आप कहेंगे शीट 2 भी पॉजिटिव चार्ज है। तो शीट 2 जो है पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी प्लस क्यू के कारण इधर लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो यहाँ पर इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, एक तो राइट साइड में होगी और लेफ्ट साइड में होगी, हाँ है ना। तो लेफ्ट साइड में होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। याद रखिए मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल पहली शीट के लिए किया है। पहली शीट के लिए आपको दिख रहा होगा, पहली शीट के लिए मैंने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है। और दूसरी शीट के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया है, रेड पेन का। तो दूसरी शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इस तरफ होगी कि नहीं होगी। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रीजन में बढ़ चुकी है। एक तो रीजन 1, ये रीजन 1 कौन सा रीजन है बच्चों, लेफ्ट साइड का। और एक रीजन जो है वो है रीजन नंबर 3 जो कि किस साइड का है, राइट साइड का। और एक रीजन जो है वो है रीजन नंबर 2। मैं इसे 2 को ऐसा बना देता हूँ और 3 को ऐसा बना देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इसे हम कौन सा रीज़न कह रहे हैं, कौन सा रीज़न कह रहे हैं, मिडिल साइड का रीज़न, हाँ है ना। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के कारण, पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। तो आप कहेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रीजन में है ही नहीं, 3 रीजन में। एक तो लेफ्ट रीजन में, फर्स्ट रीजन
मिडिल रीजन में होगी और एक किस में होगी, राइट वाले रीजन में होगी। इसका मतलब रीजन 1 की बात करते हैं, रीजन 1 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो रीजन 1 की हम बात करते हैं, तो रीजन 1 में पहली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड में दिख ही रहा होगा, और दूसरी शीट के कारण भी लेफ्ट साइड में है। तो E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, और E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट रीजन में या फिर कहें कि फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐड होगी कि नहीं होगी, E1 और E2 क्या होगी, ऐड होगी। पर बच्चों कभी हम साइन कन्वेंशन यूज़ करें तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, कभी हम राइट में जाए तो पॉजिटिव लेते हैं और लेफ़्ट में जाए तो माइनस लेते हैं। मतलब E1 और E2 की डायरेक्शन लेफ़्ट में होने की वजह से ये ऐड तो होगी, पर कैसी ऐड होगी, -E1 और -E2 होगी। ये बात समझ में आई होगी। बच्चों बता रहा हूँ। बच्चों बताओ, यहाँ पर E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये भी ऐड होगी। पर यहाँ पर एडिशन कौन सा वाला होगा, पॉजिटिव एडिशन, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन से चल रहे हैं। तो राइट में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है। तो E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, ऐड हो रही है, पर एडिशन कौन सा लेंगे हम, माइनस वाला। ठीक है। E1 का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया था बच्चों, बताओ E का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा होगा, हाँ या ना, याद आ गया होगा। तो बच्चों E1 का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, माइनस का सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में है। और सिग्मा 1 क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। और इसका बोलो क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना। अब बच्चों बताओ, क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो जवाब है हाँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना। तो अंदर बोलो क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अंदर क्या बचेगा बच्चों, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और मान लो कभी हमने लेट कर लिया कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब लेट कर लिया कि सिग्मा है। अरे अभी तो फिलहाल अलग है, पर मान लिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम होंगे। तो बताओ फर्स्ट रीजन में आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखूं, बोलो क्या आएगा। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह सिग्मा लिखते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा प्लस सिग्मा कितना होगा बच्चों, 2 सिग्मा होगा कि नहीं होगा। इस पे से डब्बा हटा ही देते, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना होगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसल। तो फर्स्ट रीजन में आंसर आएगा माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बात रही किसकी, रीज़न फर्स्ट की। अब हम रीज़न 2 और रीज़न 3 को भी समझ लेते हैं। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, जगह कम ही पड़ जाती है बार बार। रीज़न 2 को देखते हैं बच्चों। रीज़न 2 में बोलो क्या है, रीज़न 2 में E1 और E2 की डायरेक्शन एक तो राइट में जा रहा है, तो E1 को हम प्लस लेंगे, और E2 लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए हम उसे क्या लेंगे, माइनस। तो कभी हम सेकंड रीज़न की बात करें तो E1 तो प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि राइट डायरेक्शन में प्लस और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस। कोई दिक्कत। E1 कितना है, तो E1 था सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का, और E2 को क्या ले ले, माइनस का सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हमने यहाँ पर जैसे लेट किया था, यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, और लेट कर लिया। तो बताओ सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, सिग्मा 1 भी सिग्मा है, सिग्मा 2 भी सिग्मा है, और सिग्मा माइनस सिग्मा 0। और 0 ऐसी चीज़ होती है, खुद तो डूबता है, साथ में दूसरों को भी लेके डूबता है। इसका मतलब सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। यहाँ पर ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब रीजन 2 के बाद बोलो क्या आएगा, रीजन 3।
अब क्या आने वाला है, रीजन 3। अब थर्ड रीजन में बोलो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो E1 और E2 क्या होगा, E1 भी राइट में तो प्लस, E2 भी राइट में तो प्लस, E1 प्लस E2। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो E1 E2 प्लस हुए थे, पर वो दोनों प्लस हुए थे, माना प्लस हुए थे, पर वो डायरेक्शन वाइज क्या थे, लेफ्ट साइड में, इसलिए हमने उनको दोनों को माइनस लिखा था। तो रीज़न थर्ड की बात करें तो थर्ड रीज़न में E1 भी प्लस का है और E2 भी प्लस का है, E1 भी प्लस का, E2 भी प्लस का। E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये कौन सा रीज़न आ गया बच्चों, थर्ड रीज़न का आंसर। अब कभी हम कंसीडर कर रहे हैं वही बात जो पिछली बार की थी, लेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 को सिग्मा मान लिया, तो ई का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा 1 को भी सिग्मा मान लिया, सिग्मा 2 को भी सिग्मा मान लिया, तो बोलो क्या आंसर आएगा, सिग्मा 1 सिग्मा प्लस सिग्मा इस 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कौन से रीज़न का आंसर है, थर्ड रीज़न का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब था, डायग्राम जो है समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। ले लीजिए, ले लिया, जल्दी से ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो अब मैं आपको इसका डायग्राम फिर से समझाता हूँ, एक बार और समझने में बुराई क्या है, तो मैं एक बार इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। तो मैं इसको एक बार समझाता हूँ। अभी शीट को बहुत सुंदर नहीं बनाते हुए ऐसे बना देता हूँ। ये शीट है, ये रही शीट है ना, ठीक है, पिछली बार जो बनाया था वैसा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो ये शीट जो है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और एक रेड पेन से बना देता हूँ जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2 है। दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर कैसे चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। दोनों पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों बताओ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाती है, हाँ है ना। सामने क्यों नहीं जाती, इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उसकी कोई विड्थ नहीं है, सिर्फ क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी, लेफ्ट और राइट में। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी लेफ्ट में गई E1 और E1, हाँ है ना, लेफ्ट में गई, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी लेफ्ट और राइट में जाएगी। मान लो मैं प्लस सिग्मा 2 वाली शीट हूँ तो इस पर लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाएगी, तो सिग्मा 2 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, E2 इधर भी गई और इधर भी गई और इधर भी गई। अब तो समझ में आ गया होगा, E1 E2 ऐड होंगे, E1 E2 सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये वाला डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसी टॉपिक को एक बार और करेंगे पर अलग अंदाज में, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप ले लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी CBSE 2017-18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन था मैं बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो 2017 और 2018 में पूछा गया है आपकी CBSE की एग्ज़ाम में। अभी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको दो पैरेलल शीट ऑफ चार्ज दिए हुए हैं, दो पैरेलल शीट है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस का सिग्मा 1 नहीं है, प्लस का सिग्मा, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है वो है माइनस सिग्मा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस सिग्मा का मतलब है कि इस पर, इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है बच्चों,
नेगेटिव चार्ज। अब बताओ पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और चार्ज कभी प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो क्या होगी, चेंज होगी। तो कभी आपसे कोई पूछे रीजन 1 के क्या हालचाल हैं, तो रीजन 1 जो कि लेफ़्ट साइड में है, और ये जो रीज़न है वो है रीज़न नंबर 2 जो कि कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, मिडिल में है। और जो रीज़न नंबर 3 है, रीजन 3 है, वो कहाँ पर है, राइट में। क्या अंतर आएगा चलो मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से ही इस्तेमाल कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करते। तो अब हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो मान लो मैं प्लस क्यू चार्ज हूँ, तो मेरे प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है, हाँ है ना। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर। ये 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट के कारण निकाल रहे हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, रेड पेन इस्तेमाल करता हूँ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मान लो मैं माइनस क्यू चार्ज हूँ, और माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं, याद करें माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होती है, याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस क्यू से स्टार्ट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा माइनस क्यू पर एंड होती है, याद होगा। तो यहाँ पर ही माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, माइनस क्यू की तरफ भागेगी, माइनस क्यू की तरफ भागेगी, माइनस क्यू की तरफ भागेगी। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी माइनस क्यू की तरफ भागेगी कि नहीं भागेगी। और यहाँ पर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। तो कितने रीजन क्रिएट हो गए, 3 रीजन। तो आपसे कोई पूछे रीजन 1 के क्या हालचाल है, तो रीजन 1 में बोलो क्या होगा। रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे मिलके बनी है, E1 और E2 से। E1 को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और E2 को क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, आपको साइन कन्वेंशन याद है, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस लेते हैं, ये तो बचपन का साइन कन्वेंशन है। E1 को हम लेंगे माइनस, ये कौन सा रीज़न है, फर्स्ट। E1 को लेंगे माइनस और E2 को क्या लेंगे, प्लस। E1 का फॉर्मूला याद करें, क्या होता है, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 2 तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए माइनस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बोलो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें, आप इस माइनस सिग्मा की बात मत करो। माइनस सिग्मा का मतलब हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ये माइनस क्यों लगा है, तो डायरेक्शन की वजह से लगा है, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस मत लगा देना, क्योंकि ये माइनस सिग्मा है, माना मैंने माइनस सिग्मा है, पर हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और मैग्नीट्यूड में हम माइनस नहीं लगाते। तो यहाँ क्यों लगाया, यहाँ पे तो डायरेक्शन की वजह से लगाया है। तो बच्चों ये माइनस है, ये प्लस है, तो बताओ फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। अब बताओ सेकंड रीजन में क्या होगा, रीजन 2 में, रीजन नंबर 2 में बोलो क्या होगा। तो रीजन नंबर 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो क्या हो रहा है, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन सेम है और दोनों राइट में हैं, इसलिए क्या लेंगे हम, प्लस। तो E1 प्लस E2, E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस लगाते नहीं हैं, माइनस या प्लस जब भी लगाते हैं तो डायरेक्शन की वजह से लगाते हैं। तो सिग्मा प्लस सिग्मा ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल। तो सेकेंड रीजन में आंसर जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और रीजन नंबर 3 की बात करें, रीजन नंबर 3, अरे रीजन नंबर 3 तो आप बता सकते हो, E1 और E2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो थर्ड रीजन में E1 जो होगा वो तो होगा प्लस का, और E2 जो होगा वो माइनस का। तो E1 प्लस का, E2 माइनस का। E1 कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अभी हम आने वाले टॉपिक, अगला जो चैप्टर आएगा उसमें कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा कैपेसिटर
हम पढ़ेंगे। अभी कैपेसिटर क्या होता है ये आपको नहीं पता, पर मैं बताऊंगा जब अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने गॉस लॉ की कौन सी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली, थर्ड एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर ली। एक और एप्लीकेशन है ड्यू टू स्फेरिकल शेल। पर स्फेरिकल शेल वाली जो एप्लीकेशन है फ़िलहाल अभी कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल सिलेबस से हटा दी गई है। पर कभी आप जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो शायद से वो आएगा, वो उस पर भी क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है कि हम उसका भी एक लेक्चर अलग से बना दें। फ़िलहाल मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसे अलग से एक लेक्चर बनाऊँगा। पर अभी फ़िलहाल कभी आप 2021 की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए सिर्फ 3 एप्लीकेशन ही आने वाली है। एक तो लाइन चार्ज के कारण, और एक क्या शीट चार्ज के कारण, और एक आएगा पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के कारण। 3 एप्लीकेशन आपको पढ़नी है। चौथी एप्लीकेशन फ़िलहाल सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए मैं उसे अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, और जब पढ़ाऊँगा तो अलग से एक वीडियो डाल दूँगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अभी हमें गॉस लॉ के न्यूमेरिकल करने हैं जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। कभी आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। आपके दोस्तों को बहुत ज़रूरत है एक अच्छे टीचर की। कभी आपको मैं पसंद हूँ, आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और कभी आपको लगता है कि नहीं पसंद आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करें। वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ। तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और लाइक करना है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो मैं आज इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूंगा, और चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट दें। आप कभी इस चैनल को सपोर्ट देते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है और हम लगातार वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू।